हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। और आज हम करेंगे अपना ईवीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है केवीएस पीआरटी का, उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। और अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ईवीएस आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपकी ईवीएस के साथ साथ जीके पार्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जीके में भी इस पोर्शन को एक तरह से कवर किया जाता है। तो मैंने आपको स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज पढ़ा दी थी, कौन कौन सी नेशनल बॉडीज होती हैं, कौन कौन सी स्टेट बॉडीज होती हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा लोकल बॉडीज, यानी कि स्थानीय निकाय हम इनको बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखिए लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल बॉडीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब फैक्टर तो नहीं कहूंगी, टॉपिक कहूंगी, क्योंकि लोकल बॉडीज से जो है एक ही एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन से, जिसको हम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, वो सारी इसी पर निर्भर होती है। ठीक है। एक लोकल यानी कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन होती है वो किसी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो उसको हम पढ़ेंगे। ये इसका आज पार्ट 1 है, क्योंकि एक पार्ट में मैं इसको कवर नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी वीडियो। ठीक है। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार फिर से बता देती हूं। मैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी आपको करा चुकी हूं, स्टेट बॉडीज आपको करा चुकी हूं, नेशनल बॉडीज आपको करा चुकी हूं। अब हम कर रहे हैं लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज एक या आई थिंक 2 या 3 वीडियोज में मैं कवर करा दूंगी। सिर्फ इसमें लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगी, क्या स्ट्रक्चर होता है। इस लोकल बॉडीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। ठीक है। ये भी लोकल बॉडी का ही पार्ट है। पहले हम लोकल बॉडी को समझेंगे, उसके बाद हम इनका रोल देखेंगे, पंचायत को, नगर पालिका का। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा बेसिकली आपका पॉलिटी से, ये जो सिटीजन्स राइट है डेमोक्रेसी में, इसको हम बाद में ले लेंगे। और हाँ, इसके बाद जो है मैं एक टेस्ट भी लूंगी आपका, मतलब बीच बीच में 2-3 टेस्ट डालूंगी ताकि आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज चेक कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोकल बॉडीज से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि क्या लोकल बॉडीज होती हैं, है ना। मैंने आपको जब नेशनल बॉडी और स्टेट बॉडी कराया था तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल पे अगर पॉलिसीज बनानी है तो वहां पर नेशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम स्टेट लेवल पर जाते हैं तो स्टेट बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें मैंने आपको इलेक्शन कमीशन आपको बताया था, नेशनल बॉडी है। फिर इनमें भी कुछ बाइफर्केशन है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, यानी कि कौन सी संवैधानिक होती हैं और कौन सी संविधिक होती हैं, यानी कि विधि द्वारा बनाई गई होती है जो संविधिक होती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली हुई है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। तो देखिए ये जो लोकल बॉडीज हैं, ये लोकल बॉडीज 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रॉपर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं। और मतलब इनके लिए प्रॉपर आर्टिकल्स हैं, है ना, अनुच्छेद है हमारे संविधान में, प्रॉपर अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल बॉडीज से हम समझते क्या है। देखिए जब हम रूट्स की बात करते हैं ना, जड़ की बात करते हैं किसी भी कंट्री की या कुछ भी, तो हम अगर भारत का ही एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का आप एग्जांपल लेंगे तो आपकी रूट्स आपके गांव हैं। ठीक है, बेसिकली आपके गांव हैं और आपके लोकल चीज है, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो है इस लोकल एरिया में, गांव के एरिया में रहती है। और अगर हम इन्हीं लोगों को अगर डेमोक्रेसी से वंचित रखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूरे कंट्री में जो है डेमोक्रेसी है ना। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो मोस्टली जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव में है, गांव पर निर्भर होती है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और उन लोगों को बेसिकली अपनी आजीविका से, और ज्यादा उन लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज से मतलब नहीं होता है, बस वो यही चाहते हैं कि भाई सरकार उनके भले के लिए काम करे या जो भी है। लेकिन उन लोगों को ये रियलाइज करवाना भी बहुत जरूरी था कि आप भी इस डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, और जब तक आप लोग बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगे तब तक ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी। और कुछ करप्ट नेता जो होते हैं वो इस चीज का पूरा बेनिफिट उठा जाते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया था वो महात्मा गांधी जी के टाइम से चलता आ रहा है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पंचायती राज जो है, जिसको हम PRI बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, तो महात्मा गांधी ये कहते आए हैं कि आप पंचायती राज लाइए देश में, क्योंकि वो चाहते थे कि हर गांव जो है वो आत्मनिर्भर बने, हर गांव जो है अपने भले के बारे में खुद सोचे, अपने मैटर्स को अपने आप देखे, ना कि हायर अथॉरिटीज या भाई शहरों पे या फिर मतलब एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहे। ये वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई गांव जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बने। तो ये आइडिया जो है ना लोकल बॉडीज का, ये आज से ही नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो देखो लोकल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस विच टुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एरिया और स्मॉल कम्युनिटी सच एज विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। एक तो हमारी होती है A1 सिटीज, जो बहुत बड़े बड़े शहर हो गए, जैसे आपका दिल्ली हो गया, है ना, आपका मुंबई हो गया,
लेकिन दिल्ली मुंबई को हम जानते हैं ये शहर में काउंट होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी बहुत सारा देहाती इलाका है, ठीक है। अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां भी आसपास बहुत लोकल एरिया भी है, छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव हैं। तो ये जो गांव, कस्बे और छोटे छोटे शहर है, इनके हर एक समुदाय को प्रशासन में भागीदारी करने के लिए लोकल बॉडीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं तो ये आपके विलेज लेवल पर भी होंगे, या आपके टाउन लेवल पर होंगे, या फिर सिटी लेवल पर भी होंगे, ठीक है। हम बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर छोटे कस्बों की बात कर रहे हैं, ओके। और इसमें आपका छावनी बोर्ड भी आता है, कैंटोनमेंट एरिया भी इसके अंदर आता है लोकल बॉडीज के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लोकल बॉडीज बेसिकली है इंडिया में। तो देखिए, अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में देखें, अगर दो बड़े व्यापक श्रेणियों में देखें तो भारत में दो तरह की लोकल बॉडीज हैं। पहली है रूरल लोकल बॉडीज और दूसरी है अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकाय और अर्बन लोकल बॉडीज, जिनको हम म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, नगर पालिकाएं बोलती हैं। आप लोगों को पता है ना कि एमसी के चुनाव अलग होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग चुनाव होते हैं, फिर दिल्ली गवर्नमेंट के, अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूं तो एक एमसीडी के चुनाव अलग होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव अलग होता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें रूरल की, तो गांव के इलाकों पर जो गांव पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वो सारे आपके रूरल लोकल बॉडीज का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो, दिल्ली तो ऐसा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायतें नहीं होती है, यहाँ पर एमसीडी होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव तो इतने नहीं रह गए हैं, दिल्ली देहात तो है, लेकिन इतने मतलब वैसे वाले गांव नहीं रह गए जो आपको यूपी में, हरियाणा में देखने को मिलेंगे। मतलब जो रियल कल्चर जो है हमारा वहां पर देखने को मिलता है, वो हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये है कि रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज, दो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे अपनी रूरल लोकल बॉडीज को, ठीक है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये चैप्टर में अलग से कराऊंगी आपको। आज हम करेंगे रूरल लोकल बॉडीज को। तो चलिए देखते हैं हमारी ग्रामीण स्थानीय निकाय को, ठीक है। अब देखो, लोकल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट क्या रोल करती है मोटा मोटा। एक रेगुलेटर होती है, एक प्रोवाइडर होती है, एक एजेंट होती है, एक वेलफेयर एजेंसी होती है और डेवलपमेंट की भी एजेंट होती है। रेगुलेटर का मतलब क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है वेरियस एक्ट्स का और रेगुलेशंस करती है अपने लेवल पर, अपने लोकल लेवल पर। प्रोवाइडर है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो अर्बन लेवल पर हो, चाहे वो रूरल लेवल पर हो, ठीक है। और उसमें बहुत ही एफिशिएंटली ये काम करते हैं लोकल बॉडीज, ठीक है, ताकि जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें जो एक भले कितने गरीब परिवार रहता हो, कितना छोटा परिवार रहता हो, उन सभी को जो है फैसिलिटीज मिले, ठीक है। इसके लिए एफिशिएंटली काम करती है लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद एजेंट है जो किसी भी स्कीम को, जो हायर लेवल की स्कीम होती है, वो गांव तक लेकर आती है। सपोज अगर मान लीजिए बड़े लेवल पर केंद्र सरकार ने कोई स्कीम चलाई है गरीब परिवारों के लिए, तो इन गरीब परिवारों को कौन बताएगा? क्या ये डायरेक्ट टीवी के थ्रू सब कुछ समझ जाते हैं? नहीं, इनको अवेयर करना पड़ता है, और इनको अवेयर करते हैं लोकल गवर्नमेंट के जो एजेंट्स होते हैं। तो एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं। फिर एक वेलफेयर एजेंसी है जो कल्याण के लिए काम करती है, जितने भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, या डिलीवरी की बात करते हैं, जो बड़ी सरकारी सुविधाएं होती है, ये उसके मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए उस तरीके का एजेंसी के रूप में काम करती है। फिर एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, और अगर ये इतने सारे काम करेगी तो ऑब्वियसली देश की डेवलपमेंट तो होगी, उसके विकास में इसकी भागीदारी होती है। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, इसका काम है कि जो रूट लेवल्स है वहां तक सारी सुविधाएं जो है केंद्र सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से वो हायरार्की बनी हुई है ना, यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर आपकी लोकल गवर्नमेंट है जो रूट्स तक जो है काम करती है, क्योंकि इन लोगों का जो काम होता है वो स्थानीय लोगों के बीच में ही होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं रूरल लोकल बॉडीज को। तो इसमें जो है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने एडवोकेट किया था पंचायती राज के बारे में, ए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रीकृत रूप कह सकते हैं इसको। तो ये विकेंद्रीकृत रूप ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर आ गया, ठीक है, सर्कल का सेंटर समझ लो, यहां पर सारी पावर्स हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और ये जो बाकी हिस्सा है इसको कोई पावर नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सेंटर से जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरह से, है ना, वो हर एक तबके तक पहुंचे, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक रूप है हमारी रूरल लोकल बॉडीज, ठीक है, यानी कि ग्रामीण स्थानीय निकाय।
तो ये रिस्पॉन्सिबल होते, वो चाहते थे कि हर गांव अपने हर अफेयर के लिए अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि फाउंडेशन है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की। मैंने कहा ना कि अगर भारत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो गांव से हो शहर से हो, जब तक वो खुलकर भागीदारी नहीं करेगा प्रशासन में, तो समझ लीजिए हमारे देश में ना तो डेमोक्रेसी कभी सफल हो सकती है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है ये कामयाब होगा सिस्टम। तो रूट्स तक जो है काम करने के लिए रूरल लोकल बॉडीज बनाई गई। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बता देती हूं। देखिए, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था, वो पंचायती राज से रिलेटेड है। और आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्योंकि संविधान में ही अमेंडमेंट एक्ट किया गया। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, संविधान का जो पार्ट 9 है, यानी कि भाग 9, 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, या 243 से 243 नण बोल सकते हैं इसको, न, ठीक है, अण तक, तो ये है, ये रिलेटेड है आपका रूरल लोकल बॉडीज से। अब यहां पर आपको अर्बन लोकल बॉडीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये गांव की बात हो रही है, ठीक है, रूरल एरिया की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये इससे रिलेटेड है। और पार्ट 9 में है, 11th शेड्यूल है, यानी कि 11वीं अनुसूची है, और आर्टिकल इसमें आते हैं 243 से 243O तक, ठीक है। ये फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, ठीक है। अब अगर बात करें हम एमसीडी की, ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आती है, जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। इस बार के लिए आप जान लीजिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जिसको हम PRI भी बोलते हैं, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, है ना, ये मतलब किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी एक तो स्टेट लिस्ट होती है, हमारी 3 तरह की अनुसूचियां होती है, एक तरह से हम बात करें तो, जैसे कि एक तो होती है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं, इसको हम केंद्र सूची कह सकते हैं, और इसको हम राज्य सूची कह सकते हैं। तो राज्य सूची का पार्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और ये जो स्टेट लिस्ट होती है ना, जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है अपने जो लोकल बॉडीज हैं उनको पूरी पावर देने के लिए, ठीक है। तो स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी इनको पावर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर, कि वो अपनी जो पावर है उसको एक्सरसाइज कर पाए, ठीक है। अब ये मुद्दा तो हमेशा से हावी रहा है कि ठीक है भाई पावर देनी चाहिए, पावर क्यों देनी चाहिए, ठीक है, इस पर भी बहुत बहस हुई, बहुत सारी कमेटियां बैठी, लेकिन फाइनली हमारे पास 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब से आया तब से ये चीज लागू हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल, है ना, ये डेट भी याद रखो, 24 अप्रैल 1993 से जो है ये लागू हो चुका है। अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, ठीक है, लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 से जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक्ट है ये पूरी तरह से लागू हो गया। और इसी दिन को जो है पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। ये भी याद रखना कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी रूरल लोकल बॉडीज के बारे में। अब देखिए, आपके लिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगा कि होगा तो हम कर सकते हैं इसको भी। तो देखो कौन कौन सी कमिटीज जो है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने पंचायती राज की बात किया, उसकी आवाज उठाई। तो सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में सेटअप हुई थी, ठीक है, याद रखो। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में स्थापित हुई। उसके बाद GV राव समिति 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986, फिर थंगुन कमेटी बैठी 1988 की, और उसके बाद आई गढ़गिल समिति 1988, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपका 1993 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो ये पूरा क्राइटेरिया है ये लागू हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है या कौन सी नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज को भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेन फीचर्स क्या है। अब मैं आपको मेन फीचर्स थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो कमिटीज बैठी थी, जो समितियां बैठी थी, ठीक है, जितनी भी समितियां बैठी है, सबने अलग अलग रिकमेंडेशन दी है। किसी ने कहा कि 2 टायर रहने दीजिए, किसी ने कहा कि 3 टायर करिए, इसको त्रिस्तरीय कीजिए, किसी ने कहा 2 स्तरीय होनी चाहिए, सिर्फ ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि ग्राम पर, फिर माध्यमिक और जिला लेवल, हर चीज पर होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह से जो ये कमिटीज हैं अलग अलग तरह की जो है रिकमेंडेशन लेकर आती रही अपने अपने टाइम में, लेकिन हमारे पास जो पूरा प्रारूप तैयार हुआ वो इस तरह का तैयार हुआ जो मैं आपको करा रही हूँ। इसमें 3 टायर सिस्टम है, यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली कह सकते हैं। इसमें 3 लेवल हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है आपका विलेज लेवल, जिसको हम ग्राम लेवल पर बोल सकते हैं। एक बार मिटा देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सही रहेगा, यानी कि ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तर,
ठीक है, पहला स्तर आपका हो गया विलेज लेवल का। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक स्तर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जिला स्तर। तो 3 स्तर पर होती है पंचायती राज का जो पूरा कार्यक्रम होता है, ये एक विलेज लेवल पर होता है, इंटरमीडिएट पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर, ठीक है। अब होती है पंचायत होती हैं, और पंचायत का एक एरिया होता है जो सेट है कि भाई ये पंचायत होगी, इस गांव की, इस पूरे इलाके की ये पंचायत होगी, ठीक है। इसमें आपके 2 गांव भी आ सकते हैं, आपके 3 गांव में आ सकते हैं, आपका 1 गांव भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन वगैरह पर, ठीक है। अब उसके बाद आती है ग्राम सभा, एक ग्राम सभा भी होती है, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि ये पार्ट से इंपॉर्टेंट। पहली चीज 3 टायर सिस्टम है, फिर पंचायत होती है, पंचायत का एरिया होता है, और एक ग्राम सभा होती है जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राम सभा के बारे में बता देती हूँ कि ग्राम सभा क्या होती है। मतलब इसका जो हमारा पंचायती राज का अधिनियम है, जो हमारा PRI है, वो हमें ग्राम सभा बनाने की इजाजत देता है। बेसिकली जो ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में जितने भी निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, उनको हम ग्राम सभा बोल सकते हैं, उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा होती है, ठीक है। तो ये पंचायत क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, उन सब की ग्राम स्तरीय सभा कहलाती है। मतलब एक पंचायत क्षेत्र में, सपोज दिस इज द पंचायत एरिया, ओके, ये पंचायत एरिया है आपका, यहाँ पर जितने भी आपके पंजीकृत व्यक्ति होंगे, जो रजिस्टर्ड हैं, जो वोटर ID कार्ड जिनके बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे रजिस्टर्ड हैं, तो वो ग्राम सभा बना देते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है और निष्पादित करती है भाई जो भी राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी शक्तियां इनको दी जाएगी ग्राम सभा को, उन्हीं शक्तियों का यूज ये ग्राम सभा कर सकती है, ओके। तो ये थोड़ा सा था आपका ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा एक बार इलेक्शंस को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गांव, माध्यमिक और जिला स्तर, मैंने आपको 3 स्तर बताए ना, एक तो होता है गांव पर, एक होता है जिला पर, और एक होता है माध्यमिक। तो ये 3 स्तर हो गए, गांव हो गया, माध्यमिक हो गया, जिला स्तर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन पर पंचायत के जितने भी सभी सदस्य होंगे वो लोगों के द्वारा सीधे चुने जाएंगे। देखो, एक पंचायत होती है, अब पंचायत में ये तो नहीं है कि पूरा गांव शामिल हो गया, पूरा जिला शामिल होगा, तो इनकी जितनी भी पंचायतें होती है, इनके सदस्य जो हैं वो ऑब्वियसली नॉमिनेट होते हैं, फिर उनको वोटिंग पड़ती है, तो ये लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है, इनकी पूरी वोटिंग होती है। फिर माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, अब ये तो हो गए सदस्य कौन है, अब इनका जो अध्यक्ष होगा, जिसको हम चेयरमैन कह सकते हैं, तो माध्यमिक और जिला स्तर पर, यानी कि जो सेकंड और थर्ड लेवल है, इस पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं ना, ये जो चुनकर ये सदस्य आए हैं, इन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब ऐसे आप अप्रत्यक्ष रूप से कर देंगे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे, तो ऐसे वोट नहीं डाले जाएंगे, अप्रत्यक्ष होता है इसका, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन इनका। तो जो भी अध्यक्ष होगा वो अपने बीच में से चुन लेते हैं। उसके बाद है गांव स्तर पर, ये तो मैंने आपको बताया सेकंड और थर्ड लेवल, यानी कि माध्यमिक और जिला स्तर पर। अब हम बात करते हैं ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। भाई जो भी राज्य का विधानमंडल निर्धारित करेगा, वही ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चुनावी प्रक्रिया की शक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग में होगी। आपको मैंने पहले बताया था, जब मैंने आपको कराया था इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, तो मैंने बताया था कि जो आपके विधायक चुने जाते हैं, स्टेट के जो चुनाव होते हैं, राज्य चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, या फिर जो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, अगर आपका लोकसभा का चुनाव है या आपका राज्य सभा का चुनाव है, तो इन दोनों के चुनाव के लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, इनको पावर है इनके इलेक्शन कराने की, पंचायत के सदस्यों के, ठीक है, या फिर पंचायत के अध्यक्ष के, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि एक स्टेट बॉडी है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नेशनल बॉडी है, जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को देखती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, देखिए जो सेक्रेटरी होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सचिव, ठीक है, और ये होता है सचिव। तो जो सचिव होता है, तो जो आपका सचिव होता है, ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत दोनों का एक ही होता है, ग्राम सभा कह लीजिए या फिर ग्राम पंचायत कह लीजिए, इनका जो सचिव होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो यानी कि नॉन इलेक्टेड होता है, नॉन इलेक्टेड कह सकते हैं इसको। देखो यहां पर सारे सदस्य चुनकर आ रहे हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन यहां पर चुनाव नहीं होता है, गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है किसी व्यक्ति को, वो हो जाता है आपका ग्राम सचिव या फिर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कह सकते हैं आप इसको, या फिर ग्राम सभा सेक्रेटरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये नॉन इलेक्टेड होता है, दैट मीन्स कि ये सीधे लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट।
अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिजर्वेशन को, यानी कि आरक्षण को। आरक्षण की प्रॉपर यहाँ पर एक वो की गई है व्यवस्था। तो देखो एससी और एससीज के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन है, अकॉर्डिंग टू द सीट्स वो डिसाइड होता है। उसके बाद है पंचायत में जो अध्यक्ष होता है और अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 जो है आरक्षण होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1/3 आरक्षण होना चाहिए, यानी कि 100% सीट है तो इंटू में 3 कर लो, जो भी है 33% के अराउंड जो है ये आरक्षण होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अलग चीजें हैं कि भाई गांव में जो है चुनती तो महिलाएं जाती हैं, लेकिन वही है कि कहते मतलब इस तरह का एक आरोप लगाया जाता है हमेशा कि महिलाओं को चुन तो लिया जाता है, वो सरपंच भी बन जाती है, वो सदस्य बन जाती है, लेकिन उनके जो हस्बैंड्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं उस पावर को। खैर ये एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर 33% रिजर्वेशन है लेडीज के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए है। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग है जिनको हम ओबीसीज बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आती हैं, उनके किसी भी स्तर पर जो है आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ओके, मतलब ये भी व्यवस्था की जा सकती है, निर्धारित नहीं है, बट अगर जरूरत महसूस होगी तो इनके लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये थी रिजर्वेशन पॉलिसीज। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपके लिए, मतलब सारा कवर नहीं हो पाया है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, और मतलब जितना टाइम था उतना मैंने आपके लिए दिया, और मतलब आगे भी जो है मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, और लेकिन अभी कुछ दिनों तक जो है अल्टरनेट डेज में वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी ड्यूटी अब पूरी मतलब 7 के 7 दिन है हफ्ते में ना, संडे भी ऑफ नहीं है, तो अब ऐसे हालात हो गए हैं ड्यूटी के, तो कुछ नहीं कर सकते, इमरजेंसी ड्यूटी है जो करनी पड़ती है। तो गाइस अल्टरनेट डेज में पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए वीडियोस लाऊं, और ये जो अभी लोकल बॉडीज चल रहा है खत्म नहीं हुआ है, इसके कुछ और पार्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।